Good morning to all students of Motion Education Private Limited. My name is Gaurav Singh Jhala, Faculty Social Science. आज जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं बोर्ड की क्रैश कोर्स में वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. अब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लेक्चर फर्स्ट हम देख रहे हैं. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, बेसिकली रिसोर्स होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे सामने, जैसे हम इस लेक्चर में भी यूज़ कर रहे हैं, ये पॉइंटर है या ये पेन है, या आप अपने घर में ऑटोमोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपका घर किसी मटेरियल से बना है, सीमेंट से, पत्थर से, जैसा भी सोर्स आपके आसपास आप देखते हो जिसका कोई मीनिंगफुल यूज़ है, जो किसी मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ है, पहले उसे बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रही होगी. रिसोर्स केवल रॉ मटेरियल या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होता है. रिसोर्स एक, जैसा कि बात करूँ, ह्यूमन सबसे बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमंस ही वो हैं जिन्होंने किसी भी मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट को चेंज किया है किसी वर्किंग एंटिटी में. फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर्स हम देख रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, ये सारा जो भी एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, यानी डेवलपमेंट वो किसी ना किसी बेस मटेरियल या बेस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स में दो तरह की चीज़ें आप देखते हो, हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है. दोनों ही टेक्नोलॉजी है, दोनों ही रिसोर्स हैं. हार्डवेयर बनाने के लिए भी किसी ना किसी मटेरियल की जरूरत हुई होगी, मदरबोर्ड बनाने के लिए किसी ना किसी मटेरियल की जरूरत हुई होगी, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन साइंस की जरूरत हुई होगी. तो रिसोर्स, हर एक चीज़ छोटी से छोटी जो हमारे आसपास है, दैट इज रिसोर्स. और इस रिसोर्स के ऊपर जो डेवलपमेंट होते हैं वो हमें बेसिकली देखने को मिलता है हमारी लाइफ, जो भी हम अपने आंखों से देखते हैं. अगर आप एक डैम देखते हो, बेसिकली डैम क्या है, उसको कंस्ट्रक्ट करने का, उसको बनाने का, उसको डेवलप करने का एक बहुत लार्ज स्केल होता है. उस डैम को बनाने के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है डैम की टेक्निक से. पर डैम एक रिसोर्स है किस चीज का? जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पूरा करता है, इरिगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए. तो बेसिकली रिसोर्स डेवलपमेंट एक फिक्स एरिया नहीं है, इसके मल्टीपल चैनल्स हैं जो आप अलग अलग सोर्सेज में देखोगे. और इस चैप्टर में जो हम रिसोर्स की बात करेंगे वो होगी बेसिकली लैंड और सॉइल. लैंड और सॉइल जो सेकंड सेक्शन में जाएगा. फर्स्ट सेक्शन में आप देखोगे कि रिसोर्सेज के टाइप्स क्या हैं, यानी बायोटिक, एबायोटिक, कम्युनिटी, इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल. तो इसी सेक्शन में हम आज बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं. बहुत छोटी सी क्लासेस से आप समझते आ रहे हो, छोटी क्लासेस से आप देखते आ रहे हो, हमारे आसपास जो भी चीज़ है, चाहे पेट्रोलियम है, चाहे गैस है, चाहे आप देखोगे कि वेजिटेशन है, फ्लोरा एंड फोना है, हर एक चीज़ से हमें कोई ना कोई यूजफुल ऑब्जेक्ट मिलता है. अगर मैं बात करूं चाय की पत्ती, चाय की पत्ती हम घर में बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं, हम उससे चाय बनाते हैं. ये चाय की पत्ती कहाँ से आ रही है? ये नेचुरल वेजिटेशन, यानी हमें क्रॉपिंग से या एग्रीकल्चर के सोर्स से आ रहे हैं, जो लैंड पे किया जा रहा है. लैंड एक रिसोर्स है, उसके ऊपर एक यूजफुल एक्टिविटी हुई और उस यूजफुल एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या पाया? हमने चाय की पत्ती या हमारा एक जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे पास आया है. नाउ अब ये जो एक आप देख रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज या एक्सप्रेसवेज, या आप देख रहे हो कि बिल्डिंग्स, या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में हमारे आसपास आप जो देख रहे हो वो किसी ना किसी मटेरियल से बना है, सीमेंट से, लोहे से, कंक्रीट से. वो भी एक रिसोर्स है, ठीक है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से बना है. ऑयल, पेट्रोलियम, जितना भी आप एग्जीक्यूशन देखते हो, जो भी आप चीज़ें निकल रही हैं धरती से, जो भी हमें माइंस, मिनरल्स मिल रहे हैं, वो सब रिसोर्स है और इससे हम यूजफुल टेक्निक यूज करके इसको कन्वर्ट करके हम डेवलपमेंट करते हैं. क्लियर? एग्रीकल्चर वो सबसे बेसिक कमोडिटी, एग्रीकल्चर वो सबसे बेसिक कमोडिटी जिसके बेसिस पे हम ये मानते हैं कि हाँ, ये वो एक बेसिक डेवलपमेंट का पॉइंट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से हर एक लाइफ जुड़ी हुई है. ठीक है, तो पहला तो बात हो गया कि छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट जो आप वर्ल्ड में देख रहे हो, अपने घर में इस्तेमाल होने वाले हर एक चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिसोर्स से बना है. एक छोटी सी आप स्क्रू से लेके, अगर आप पेट्रोलियम है या बस है या कोई भी टूल है, लकड़ी का है, प्लास्टिक है, पेपर है, जो भी चीज आप अपने आसपास देखोगे ना, वो सब रिसोर्स है. किसी ना किसी मेटल से बना है, किसी ना किसी रॉ मटेरियल से बना है, किसी ना किसी एग्रो इंडस्ट्री से बना है या हैवी इंडस्ट्री से बना है, वो एक रिसोर्स है. क्लियर? अब रिसोर्सेज के टाइप क्या होते हैं? बहुत आसानी से बात है कि जितने भी रिसोर्सेज हम देखते हैं सबका एक सेक्शन होता है. जैसे ह्यूमंस एक बायोटिक रिसोर्स है. बायोटिक मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो कि जो नेचुरली डेवलप हो रहा है, फ्लोरा एंड फोना, वेजिटेशन और जंगल, जानवर, एनिमल्स, उनसे मिलने वाली चीजें, ये बायोटिक है. ठीक है. एबायोटिक वो सारी चीजें जिनका इस्तेमाल भी हो रहा है, स्टोन हो गया, मिनरल्स हो गए, स्टोन से मिलने वाला जिप्सम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जितने भी नॉन मेटल मिनरल्स हैं वो सब एबायोटिक में आ जाते हैं. ठीक है, वो भी हम अर्थ से ही निकाल रहे हैं. मार्बल हो गया, संगमरमर जिसको हम कहते हैं. ठीक है. देन बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, ऐसे रिसोर्सेज जो वन टाइम यूज किए जाते हैं और फिर खत्म हो जाए. पेट्रोल बाइक में डलाया, उससे आप पूरे 10 साल तो गाड़ी नहीं चला सकते. आपका रिन्यूएबल तो नहीं है कि पेट्रोल अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा, मल्टीपल होता रहेगा. नहीं, पेट्रोल एक बार डलाया, कंबंशन हुआ,
उसका एग्जॉस्ट हुआ, खत्म, दोबारा आपको लेना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। या अर्थ में से भी जहां से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आफ्टर दैट वो दोबारा उतना जल्दी रिप्लीश नहीं होता है, उतना जल्दी नहीं बनता है जितना जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक के आधार पर। मैं आज जैसे क्लास ले रहा हूं, ये पॉइंटर और ये पेन मेरे हैं, तो मेरे ऑनरशिप, ये रिसोर्सेज मेरे हैं। मेरे जो घर है, जिस जमीन पे है, वो लैंड मेरी है, उसका ऑनरशिप में हूं। यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो मेरा है, मेरे नाम पर है, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या हो गया? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी, जैसे कि जो कभी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको जहां ब्यूरल ग्राउंड है, जहां उसको उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो हर एक व्यक्ति का उस जगह पर अंतिम संस्कार किया जाता है, भले ही वो आपस में रिलेटिव हो या ना हो। दैट मीन्स कम्युनिटी जो शेयर कर रही है, पब्लिक पार्क्स, रोडवेज, रेलवेज, ये कम्युनिटी जो है, बेसिकली रोडवेज रेलवेज उस कैटेगरी में नहीं जा सकते। रोड आप डाल सकते हो, रोड हर व्यक्ति यूज कर रहा है, सरकार ने दिया है। पब्लिक पार्क जो है वो भी सरकार द्वारा बनाए गए। कम्युनिटी जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, पर आपका हक नहीं है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इन सब पे शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, यानी शॉर्ट आंसर्स बहुत ज्यादा इस सेक्शन में से किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, आज से 50 साल पहले बिजली नहीं थी, अभी बिजली है। बिजली को बनाने का तरीका नहीं था, अब बिजली को डेवलप करने का तरीका है। चाहे कोयले से बनाओ, चाहे वाटर से बनाओ, चाहे आप उसको सोलर से बनाओ, चाहे विंड से बनाओ, पोटेंशियली डेवलपमेंट हुआ है पुराने समय से अब तक। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज जो कि भविष्य में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनकी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं जो बेसिक है, रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में जाते हैं, रिसाइकेबल मेटल्स और फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोयला सबसे बेटर एग्जांपल है, पेट्रोलियम, गैस, जो कि बहुत सारे हजारों सालों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीकंपोजिशन से बना है अर्थ में। ठीक है, रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलप है और वापस अर्थ या नेचर उनको जनरेट करती है, लाइक कंटिन्यूअस मतलब सोलर यानी सनलाइट वाला। ठीक है, देन विंड एनर्जी, ठीक है, देन वाटर, ये वो चीजें जिनसे हम लगातार हमें अवेलेबल हैं और रिप्लीश भी जल्दी होती हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ स्लो प्रोसेस में डेवलप होता है। ठीक है, रिन्यूएबल तो है लेकिन इनका प्रोसेस स्लो होता है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं इसी सेगमेंट के अंदर हम उन सेक्शंस की जो हम हमारे आगे लेके चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे समझते हैं कि अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइप्स। तो हमने जो यहां देखे थे पिछली वाली स्लाइड में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैसे उत्पादित होते हैं अर्थ में, उस बेसिस पे अर्थ से जो मिलता है। एग्जॉस्टेबिलिटी, वो जो खत्म हो जाते हैं। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब सन, वाटर, विंड, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल पेट्रोलियम, कोल, गैस, जो भी इसके अंदर एक बार में यूज कर लें। ऑनरशिप मालिकाना के आधार पर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। नेशनल इंटरनेशनल पे हम जाएंगे बाद में। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी हमने देखा था। तो 4 कैटेगराइजेशन हो गया। तो वो जो क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्लियर? डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेट ग्रोन एरिया, ठीक है, ये क्या होता है, ये आगे लैंड वाले कॉन्सेप्ट में इसको देखेंगे। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, लैंड से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड एंड फैलो लैंड क्या होती है, पहला तो क्वेश्चन ये क्या होती है, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम विच एस्पेक्ट्स, और दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, अलग कैसे हैं। चलो सबसे पहले तो बेसिस ऑफ ओरिजिन समझते हैं। वैसे आप सब पता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सब मुझे पता है, आपको सब अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक जो नेचुरली अर्थ से मिल रहे हैं या नेचुरली अर्थ पे जनरेट हो रहा है हजारों सालों से, लाइक जो भी है, लाइक ह्यूमंस, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक मतलब भैंस, बैल, बकरी, जो भी आपकी पूरे जानवर है, लाइव स्टॉक एसेट्रा, जिन जो रेस्पिरेशन, जो सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया संबंधित कार्य करते हैं, वो सारे बायोटिक। एबायोटिक वो सभी, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि रॉक्स एंड मेटल्स, जितना भी मिनरल्स से मिल रहा है। अब यहां पर कैटेगराइजेशन किसके लिए थ्रू हुआ है, ओरिजिन, ये ध्यान रखें। नेचर में जो प्रदत्त है, पेट्रोलियम, फ्लोरा एंड फौना, मिनरल्स, मेटल्स, बॉक्साइट, माइका, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, वोल्स्टोनाइट, स्टैलकेसाइट, संगमरमर, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, हर वो चीज जिसका इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, जिसका आज की प्रोसेस में कहीं ना कहीं लाइफ में यूज हो रहा है। आपकी पेंसिल की नोक का जो ग्रेफाइट है वो भी एक मिनरल है। क्लियर? चलो, तो ये तो उपलब्धता के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन,
उपलब्धता के आधार पर अर्थ से जो मिल रहा है, पृथ्वी से जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसके बेसिस पे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी दैट मीन्स विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन वन टर्म, यानी जो हाथों हाथ जनरेट नहीं हो सकता है, इट विल टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो टू डेवलप ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो रिन्यूएबल जो बन सकता है। अब रिन्यूएबल का जहां नाम आ जाए तो हमारे जो सूर्य देवता हैं, हमारे जो वरुण देवता हैं विंड, और जो सन विंड, और हमारे जो जल देवता हैं यानी वाटर, जो इंसान को जीने के लिए चाहिए और जो हर साल मिल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि सन आज निकला तो कल नहीं निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये रिप्लीश हो सकते हैं। हाँ, इनके ऊपर आधारित जो टेक्नोलॉजी है दैट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो कि हम आगे समय में बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे, अभी थोड़ा कम है। ठीक है, तो इट कैन बी रिन्यूड, रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। रिप्लेनिशेबल मतलब जिनको जनित किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बट रिमेंबर, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट जो है ये बहुत धीरा, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। आज आप किसी पेड़ को काट देते हो तो ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद वो फिर उसी जैसा सेम डेवलप हो जाएगा। ये तो हम लोग समझते नहीं। ह्यूमंस ने अति दोहन यानी एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन को एक इतना लेवल पे हम जा चुके हैं कि वृक्ष या पेड़ या फ्लोरा एंड फोना की तो हम कदर ही नहीं करते हैं, उनको तो हम पूरा नोच चुके हैं। क्लियर? चलो, ये मैं बात कर रहा था कि अगर ऑयल है जो आज धरती के सीने से निकल रहा है, तेल जिसके ऊपर मानव के प्रगति का आधार जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, या हम बात करें कि जो भी हम चीज यहां पर देख रहे हैं, वाटर डेवलपमेंट, या बात करें कोल, ये वो सब जो नॉन रिन्यूएबल है, जो वन टाइम है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम लिमिटेड मात्रा में ही तो अर्थ में है। अभी रिसेंटली एक खबर सुनाता हूँ, अभी हिमाचल प्रदेश में एक वाटर सोर्स से जब पानी का सोर्स चालू किया गया तो उसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत हैवी पाई गई, 2 और 3 टाइम उसमें यूरेनियम की मात्रा पाई गई। इसका मतलब हिमाचल में कहीं ना कहीं यूरेनियम के सोर्स है, अभी मिले नहीं है, अभी निकाल नहीं रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व। कभी ना कभी भविष्य में जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वहां से उनको निकाल कर उनका यूज किया जाएगा, बट दैट इज ऑल्सो लिमिटेड। यूरेनियम इज ऑल्सो लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ में बना है आज, तो उसको जितना बना होगा उतना ही तो निकाल पाओगे ना, जो बन नहीं रहा है उसको पहले से थोड़ी ना निकाल सकते हैं हम। क्लियर? तो नॉन रिन्यूएबल बहुत इजीली आप समझ गए होंगे, फॉसिल फ्यूल्स इसकी कैटेगरी में जाते हैं। कोयला सबसे बेसिक उसका एग्जाम्पल है। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इस पे क्वेश्चन आता है, मालिकाना हक के आधार पर किसकी जुरिस्डिक्शन, किसका न्याय क्षेत्र किस एरिया में जाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज दीज आर आल्सो नोन एज प्राइवेटली ओन्ड। जैसे मैंने बताया, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी कार, दैट इज माय इंडिविजुअल रिसोर्स। क्लियर? और विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट। और खेत मैंने सरकार से खरीदा, जमीन मैंने सरकार से खरीदी, या मैंने कोई चीज ली जिसपे सरकार ने मुझे दिया कि ये आपका पर्टिकुलर चीज है। नॉट नेसेसरीली सरकार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बॉडी जहां मैं रह रहा हूं, जो मैंने खरीदा है। ठीक है, अर्बन पीपल हैव प्लॉट्स, हाउसेज एंड प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, पास्चर मतलब चारागाह। ठीक है, ये सब चीज। देन कम्युनिटी ओन, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन स्टेज 2 में भी आया था, बोर्ड में भी आया था। गिव द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। तो एग्जाम्पल जो कि एक्सेसिबल है, यानी जिसको सब शेयर करते हैं मिलके, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, लाइक कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड इन विलेजेस। गांव में चारागाह, जो ओपन चारागाह है, सब गांव के लोगों के जानवर वहां पे चराई करते हैं, उस पर कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है, ब्यूरल ग्राउंड्स, मरने के बाद लोगों को दफनाने की जगह या उनको अंतिम संस्कार करने के लिए जलाने की जगह, ब्यूरल ग्राउंड्स। ठीक है, गांव के तालाब या कुएं, पोखर जिस पे सभी लोग पानी शेयर करते हैं, पब्लिक पार्क्स शहरों में जहां हम जाते हैं, पिकनिक स्पॉट जहां लोग आमतौर पे घूमते हैं, वो सारी चीजें बहुत आसान है। क्लियर? नाउ नेशनल रिसोर्सेज, यहां से क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। देश की सीमा में, देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितना भी रिसोर्स मिल रहा है, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके का नेचुरल रिसोर्स हो, वो सब भारत के अंदर या भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, अब ये तो बात ठीक है कि भारत की जमीन से जो निकल रहा है, चाहे कर्नाटक हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वो सब नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में तो है। इवन दे आर ऑल्सो स्टेट रिसोर्सेज ऑल्सो, बट नेशनल रिसोर्स तो वो सारा है जो भारत की धरती से निकल रहा है, भारत के एक्सटर्नल बाउंड्री के अंदर से जो चीज आ रही है। ठीक है, अब क्या भारत अपने समुद्र तटीय क्षेत्र से कितना आगे तक एक्सप्लोरेशन कर सकता है? ठीक है, उसी को देखते हैं। तो जो इंडिया का मैप है, ये तो हम मानते हैं कि जो बीच में यहां पर जितना भी चीज मिल रही है, फ्रॉम दिस टू दिस एरिया, दैट इज बिलोंग्स टू नेशन। ठीक है, द नेशन वांट्स टू नो। नाउ अब क्या भारत अपने समुद्र तटीय रेखा के बाहर से कितना आगे तक जाके एक्सप्लोर कर सकता है मिनरल्स या रिसोर्सेज? देखो, जो भारत की तटीय क्षेत्र रेखा है, ठीक है, उस तटीय क्षेत्र मतलब ये जो कोस्टल बाउंड्री आप देख रहे हो ना, ये कोस्टल बाउंड्री, यहां से जब कोई भारतीय
जहाज जाता है तो कहां तक मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है? दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, एक नॉटिकल माइल्स में लगभग 1.16 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो एक नॉटिकल माइल्स में 1.16 किलोमीटर होते हैं अप्रोक्स। नॉटिकल माइल्स शिप की सेलिंग स्पीड होती है नॉट्स, उसमें उसका डिस्टेंस होता है नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स यानी भारत अपने समुद्र तटीय रेखा से लगभग 22.2 किलोमीटर, यानी अगर मुंबई यहां है तो आपको पता है मुंबई हाई से हम ऑयल निकाल रहे हैं, तो मुंबई हाई से जब हम ऑयल निकाल रहे हैं तो वो 20 किलोमीटर के अंदर है, यानी लगभग 22 किलोमीटर सी के अंदर जो एरिया है वहां से इंडिया इंडिपेंडेंटली कोई भी रिसोर्स निकाल सकता है, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो समुद्र पे बेस्ड कोई भी आइडेंटिटी हो, चाहे वो माइंस हो या कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टाने हो, वो सब। ठीक है, मूंगा जिनको बोलते हैं ना, वैसे तो बैन है क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर आपने पढ़ा हो कोरल पॉलीप्स, ठीक है, जिनका लोग स्मगलिंग करते हैं, बेसिकली वो सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर होता है, छोटी छोटी चट्टाने जो आपके घरों को सजाने के लिए लोग ले आते हैं कई बार समुद्र तटीय राज्यों से। ठीक है, तो नेशनल रिसोर्सेज भारत की बाउंड्री के अंदर हो गया। अब अगर मान लो भारत को यहां बे ऑफ बंगाल में, जो कि भारत के तट से मान लो कि अगर 100 किलोमीटर दूर है, यहां से कोई चीज निकालनी हो तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? वो जाएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हो गए? जो भारत की सीमा से बाहर है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तो ये हो गया जो भारत की सीमा के अंदर है, भारत की सीमा के जो बाहर है। ठीक है, ये जो बाहर है, यहां से अगर आपको कोई चीज निकालनी है तो ये कैटेगरी होती है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसकी परमिशन आपको देता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ये देता है आपको एग्जाम। ठीक है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। भारत को पॉलीमेटेलिक नोडल्स निकालने की परमिशन मिली है अभी इंडियन ओशन से, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। नॉलेज के लिए बताया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि याद रखो, बुक में कहीं नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हुई इसकी EEZ की। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं? अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में रिजर्व, स्टॉक सब एक ही तो है, अलग क्या हुआ? देखो समझो, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एग्जाम्पल पे समझना, अगर मैं सिंह भूमि से मान लो कि आयरन निकल रहा है और हमें पता है कि ये आयरन पिछले 50 सालों से निकाला जा रहा है, फॉर एग्जांपल 1950 से और आज तक निकाला जा रहा है, इसके 2000 मीट्रिक टन इसके रिजर्व हैं जो अगले 20-25 साल तक भी निकाले जा सकते हैं। क्या हो गया? क्वांटिटी पता है, क्वालिटी यानी मान लो कि मैग्नेटाइट किस्म का आयरन और निकल रहा है जिसका जो आयरन कंटेंट है वो 60 से 70% है। तो क्वालिटी क्वांटिटी पता है, वहां से दोहन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है करंट में, दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स। अगर हम बोलेंगे मुंबई हाई से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, पिछले 20 साल से निकाला जा रहा है और आने वाले 50 साल तक निकाल सकते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स, जिसको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, जो डेवलप्ड है, वहां से दोहन किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, डेवलप्ड। बात ही खत्म हो गई डेवलप की तो। ठीक है, अब डेवलप के बाद पोटेंशियल रिसोर्सेज, वर्ड में ही लिखा हुआ है पोटेंशियल, जिसमें क्षमता है आने वाले समय में आगे और ज्यादा उसको हम यूज करेंगे, सोलर, विंड और आपके जियोथर्मल। जैसे राजस्थान और गुजरात में सोलर और विंड पावर को एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा स्कोप है। राजस्थान में 7 से 8 महीने गर्मी पड़ती है, तो सोलर एनर्जी के ऊपर बेस्ड सोलर को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके, आप मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके व्हीकल्स बना सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चला सकते हो। बट अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हर चीज उसी पे चल रही है। क्लियर? यानी अभी भी हम लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के डेवलप करने के उसी सोर्स पे चल रहे हैं जो वाटर या कोयले से बनाई जा रही है। क्लियर? या यूरेनियम से बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से बना रहे हैं। तो पोटेंशियल है पर इन फ्यूचर, और अभी उस पर काम हो रहा है पर थोड़े से, लेकिन इट हैज अ पोटेंशियल इन फ्यूचर ऑल्सो। क्लियर? नाउ स्टॉक और रिजर्व्स ये क्या होते हैं? अब देखो, अगर बुक की डेफिनेशन से बात करें कि मटेरियल दैट इन एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू यूज बट देयर इज अ लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि हमारे आसपास कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनको हम यूज करके और अच्छे से हम आगे काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला, जैसे बुक में दिया है H2O, वाटर, हाइड्रोजन भी है, वो ऑक्सीजन भी है, पर दोनों को अलग करके उसके कोई नई टेक्नोलॉजी बनाए, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज है लेकिन उन पे इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और उनको आगे यूज किया जाएगा। दैट इज स्टॉक, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उन पर काम कर कर उनको आगे और ज्यादा यूजेबल बना सकते हैं। वहीं रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स वो हैं जो स्टॉक के अंदर ही जाता है, एंड इट कैन बी यूटिलाइज इन फ्यूचर एंड दे हैव बीन नॉट यूटिलाइज येट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया है
कि इंडिया हैज वास्ट रिसोर्सेज ऑफ यूरेनियम इन राजस्थान एंड केरला। भंडारों का पता चला है, भंडार हैं सोने के, गोल्ड की रिजर्व पाई गई है बांसवाड़ा में, राजस्थान में गोल्ड रिजर्व पाए गए हैं, झारखंड के अंदर भी, लेकिन उनको निकाला नहीं जा रहा है। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हुई है, उसके ऊपर सर्वे हुआ है, लेकिन उनको एक्सेस नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमें पता है कि कुदेरमुख की जो आयरन माइन है वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट माइन है, लेकिन उसके भी एक लिमिटेड एरिया से ही माइनिंग की जा रही है, दूसरी जगहों पर नहीं किया जा रहा है। दैट इज रिजर्व। रिजर्व क्या करते हैं हम? बाइक की पेट्रोल की टंकी में ऑन और रिजर्व दो चीज होती है। ऑन जिसको आप डेवलप्ड रिसोर्स मान सकते हो, और रिजर्व वो जिसमें आपका पेट्रोल रिजर्व है, जिसको आप यूज नहीं करना चाहते हो, एक्सट्रीम केस में करते हो, बुलेट के बाइक के केस में। अदरवाइज रिजर्व क्या है? जिसको आप फ्यूचर में यूज करोगे। रिजर्व बेसिकली फ्यूचर में रिजर्व यूज करने वाला, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे वो चीजें जो हमारे क्लैरिफिकेशन है, इस पे क्वेश्चन आता है कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर कितने रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। क्लियर? चलो, अब ये तो बात हुई बहुत आसानी से। अब क्योंकि हमें पता है कि हम रिसोर्सेज, जो मानव जो है वो इतना महान है कि वो हर एक चीज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है, जब एक्सप्लॉइट करने लगता है, अगर कहीं से आयरन निकल रहा है तो निकालते ही जाएंगे जब तक वहां पर पूरा रिसोर्स खत्म ना हो जाए। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम लगातार यूज करते हैं तो खत्म होते हैं। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो इतना फास्ट रिप्लिकेट नहीं होते हैं या रिप्लेनिशेबल नहीं होते हैं, और जो आपका बेसिकली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म जल्दी होते हैं और रिन्यूएबल जल्दी एक्सपेंड होते हैं। फिर भी हमें रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, और जो कोयला है, पेट्रोलियम है, या जो गैसियस फॉर्म्स में हम जो एटमॉस्फेयर में कंबशन फैला रहे हैं, उससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है या हमारा रिसोर्सेज को जो है नुकसान हो रहा है। तो ये जो एक कॉमन फैक्ट्स हैं, ये कॉमन फैक्ट्स जुड़े हुए हैं रिसोर्सेज इन देयर एक्सप्लॉयटेशन से। अब इसके कॉज एंड इफेक्ट क्या है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जो शॉर्ट में समझना है तो लैंड डिग्रेडेशन बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। लगातार अगर आप 10 साल एक ही तरीके की फसल एक खेत पे उगाओगे तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। यानी अगर, बहुत सिंपल सी बात है, आपको बड़े होने के लिए, आपको हाइट के लिए, आपको विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए आपकी मसल्स के लिए, वो बेसिकली क्या है कि आपका एक सोर्स है, रिसोर्स है, जिससे आपकी बॉडी डेवलप होगी। अब जब सॉइल में एक ही तरह की फसल लगाओगे और गेहूं को मान लो फॉस्फोरस ज्यादा चाहिए, तो सॉइल में से फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी। धीरे धीरे वो सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल होती जाएगी, वो वेस्ट लैंड में बनती जाएगी। तो जब तक अगर आप सॉइल को रिप्लिश करने के मेथड यूज नहीं करोगे, सॉइल भी तो एक एसेट ही है, क्लियर, और वो लैंड ही है। सॉइल डिग्रेडेशन, जिसका मैंने एग्जांपल अभी जस्ट बताया। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ये तो बहुत कॉमन है। जितना भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, जितनी टेक्नोलॉजिकल हमने डेवलपमेंट किया है, हम एटमॉस्फेयर में पॉइजनस गैसेस छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर फ्लोरोक्लोरोकार्बन हो गया। ये सारी गैसेस वो हैं, SFC, CFC, FC, ये सब गैसेस वो हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, ऑटोमोबाइल्स, इन सब से निकलती हैं और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। और ये और ज्यादा घातक कब होती है? जब वेजिटेशन भी लगातार हम यूज कर रहे हैं, टिम्बर, लकड़ी के लिए हम फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं। जितना भी हमारा फॉरेस्ट है वो सिक्वेस्ट्रेशन करता है, कार्बन को सोक करता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट लगातार कम हो रहे हैं, उसका कॉज क्या है कि इनडिस्क्रिमिनेट कटाई हो रही है टिम्बर के लिए अमेजन रेन फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट बना है 25 से 30 साल में, और आप उसको आज ही यूज कर दोगे तो वो अगले साल कैसे आप उसको यूज कर पाओगे, खत्म कर दोगे। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज बेसिकली। लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड ओजोन डिप्लेशन तो मैंने बता ही दिया है। देयर आर न्यूमरस गैसेस, SFC, सल्फर फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें, क्लियर, बहुत कॉमन चीजें हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो अब एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में एक और निकल के आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। क्या होता है सस्टेनेबल? जैसा कि नाम में लिखा, सस्टेन, जो बना रहे। अगर आज हम जिस रेट से कोई भी मेटल यूज कर रहे हैं या किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल मान लो आयरन को हम निकाल रहे हैं भारत में, उसी रेट से अगर निकालते रहे तो इन 15 to 20 ईयर्स वो जो रीजन है छोटा नागपुर, वहां सारे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे। क्या इन 15 से 20 रीजन में दूसरे जगह पर आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, ऐसी गारंटी है? या दूसरी जगह के मिनरल्स वापस रिप्लीश हो जाएंगे, ऐसी गारंटी है? नहीं। तो उनका बराबरी सस्टेनेबल या सिस्टमैटिक वे में उनको यूज करें, अल्टरनेट वे ऑफ रिसोर्सेज को भी जनरेट करें, जिसको हम बोलते हैं भाई कोयला क्यों चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो सोलर चलाओ, विंड पावर से बनाओ, अल्टरनेट सोर्सेज निकालो, या इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम करो, जितनी डिमांड है उसको कंजम्पशन कम करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस जो कि आज के लिए भी रहे रिसोर्सेज और हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो रिसोर्सेज बने रहे, इस तरीके के जुडिशियल मैनर में उसको यूज किया जाए।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आज दुनिया में बहुत ज़्यादा नया है और बहुत ज़्यादा इस पे काम हो चुका है पिछले 20 सालों में। वर्ल्ड का हर कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा है। इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आगे फ्यूचर के लिए सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1992 में रियो में। ब्राजील की कैपिटल जो है रियो डी जेनेरियो। क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति अगर आपने देखी हो, जो विश्व के आश्चर्यों में से एक है, जीसस क्राइस्ट की जो मूर्ति है हाथ सीधे खड़े हुए, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील में। रियो अर्थ समिट, इसे अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में शुरू हुआ था। पूरे देशों को अपने यहाँ पर कंजर्वेशन या फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा फ्लोरा के कंजर्वेशन या सस्टेनेबल मैनर में यूज करने के लिए जो सबसे पहला जो एक मल्टी कंट्रीज का कन्वेंशन, एक समझौता, आंतरिक समझौता जिसको बोलते हैं, यानी हर कंट्री को ये बोला गया था कि आप अपने लेवल पे अपने यहाँ पर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, ओजोन, इन सब को, डेजर्टिफिकेशन कम हो, इन सब प्रयोजन के लिए अपने यहाँ पर डेवलपमेंट करें। आप उसके लिए प्रयोजन बनाए, स्कीम्स बनाए। ठीक है, तो इसके अंदर एक और वर्ड आता है एजेंडा 21। व्हाट इज एजेंडा 21? क्वेश्चन आया था। तो एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू अर्थ समिट एंड अंडर दिस यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए काम करती है। उन्होंने ऐसे 21 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चूज किए जिसको हर कंट्री को मेजर लेना है अपने अकॉर्डिंग, फोर्स नहीं है, अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? नाउ तो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई है 1992 के अंदर। स्टेज 1 का भी क्वेश्चन है, बोर्ड का भी क्वेश्चन है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील की कैपिटल है, ब्राजील में है। इंटरनेशनल अर्थ समिट भी इसको कहा जाता है। इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बनाए रखना। अक्सर आपने सुना होगा कि भारत दुनिया के उन देशों में है जो हॉटस्पॉट कंट्रीज है। हॉटस्पॉट्स मतलब जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, वैरायटी ऑफ फ्लोरा है, वैरायटी ऑफ फोना है, बहुत सारे जानवरों की किस्में हैं, जानवरों के प्रकार हैं। भारत एकमात्र देश है दुनिया का जहां पर टाइगर, लॉयंस और पैंथर तीनों प्रकार के बिग कैट्स पाए जाते हैं। इंडिया इज द ओनली नेशन इन द होल वर्ल्ड, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस, कि भारत पूरे देश में, वो पूरी दुनिया में वो देश है जहां लॉयंस, टाइगर्स एंड पैंथर्स तीनों वैरायटी के प्रेडेटर्स पाए जाते हैं। अफ्रीका में टाइगर्स नहीं पाए जाते हैं, अफ्रीका में लॉयंस होते हैं। ऑल्दो हमारे लॉयंस जो हैं गिर में, गुजरात में पाए जाते हैं, उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी या जो पावर है वो कम है अफ्रीकन लॉयंस से, बट ये सबसे बड़ा एक प्रूफ है। इवन राइनोसोरस जो गेंडा है वो भी भारत में पाया जाता है, अफ्रीका के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, एक जिराफ और जेब्रा ऐसा है जो भारत में नहीं मिलता, बाकी लगभग हर जानवर, एलिफेंट, मंकी एंड ऑल तरह की। तो इतनी डाइवर्सिटी रिच भारत के जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जो मुंबई से हम चलते हैं वेस्टर्न घाट्स दुनिया के 8 हॉट स्पॉट्स में से एक हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। और नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज जो है हमारी, वो भी हॉट स्पॉट्स में आती हैं। तो भारत में इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि इंडिया के वर्ल्ड के 8th हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी रिजर्व में से वो एक है। ठीक है, बट हम यहाँ पर एनवायरमेंट से जूझ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से जूझ रहे हैं। तो ये जो एजेंडा 21 है, ये रियो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। देखो एक ही डेटाबेस में कितना सारा क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे बोर्ड हो, चाहे NTSC हो, चाहे आपका शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, या जितना भी आप इसको मान लो। तो एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू रियो कन्वेंशन एंड एजेंडा 21, इसके अंदर बेसिक क्या है, डेजर्टिफिकेशन को रोकना, ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से एनवायरमेंट में जो गैसेज हैं उनको कम करना। हर कंट्री के पास एक टारगेट है कि अपने जो पॉइजनस गैसेज रिलीज कर रहे हो उनकी रेट कम करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करें और न्यू मेथड्स ऑफ जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करें। अभी आप रिसेंटली पढ़ रहे होंगे इंडिया में टेस्ला आने वाली है। टेस्ला मतलब जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो कार है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टेस्ला, वो एलन मस्क की कंपनी की, वो आने वाली है। तो ये सब गूगल ड्राइवरलेस कार बना रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं। पॉलिसी बन जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 2021 के बाद से, क्योंकि हमें पेट्रोल और डीजल बहुत लिमिटेड यूज करना है और बहुत कम इनके रिजर्व्स ऑफ वर्ल्ड में बचे हैं, क्योंकि हम पिछले 70-80 सालों से इनको दोहन कर रहे हैं। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो ये एक जो पार्ट है उसकी हमने बात की। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आगे वाले सेक्शन में हम बात करेंगे। विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन ये तो है कि सॉइल का बनना कैसा है, यानी सॉइल का जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट किस बेसिस पे हुआ है। अब सॉइल को अफेक्ट कौन से फैक्टर्स करते हैं जो रनिंग एनवायरनमेंट में, बहुत छोटे से एग्जांपल समझना।
ये हमारा एक खेत है, ठीक है, हम एक लैंड का पीस है, ये बारिश हुई, ठीक है, बहुत तेजी से मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़ गए, ठीक है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, सॉइल के अपर लेयर पे ये हो रहा है, तो सॉइल की अपर लेयर इफेक्टेड हो रही है। और ये मान लो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है जहां बारिश बहुत होती है, तो क्या यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की रेनफॉल इस एरिया की सॉइल को इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी या नहीं करेगी? करेगी। क्लियर? तो ये सब फैक्टर्स हो गए जो डे टू डे लाइफ में सॉइल के डेवलपमेंट को देखते हैं। एक तो वो जिससे सॉइल आज आप देख रहे हो जिस जगह पर, कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं भूरी मिट्टी है, कहीं बलुई मिट्टी है, कहीं पर एलुवियल सॉइल है, वो आज है, उसके डेवलपमेंट में 1000 साल लगे हैं, 1000 करोड़ साल लगे हैं। और अब उसके ऊपर इफेक्ट क्या है जिसकी वजह से वहां पर वो प्रॉपर्टीज चेंज करती है, दोनों अलग क्वेश्चन है। क्लियर? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है, या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेड एंड लेटराइट सॉइल, कुछ भी सॉइल के ऊपर मेजर क्वेश्चन हमेशा आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमेशा आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको पढ़ते हुए चले। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी जगह पर अगर भारत में रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन का क्या तरीका है। बहुत सिंपल से समझना, एक ऐसी खबर आप सुनते हो कि भारत में गोल्ड रिजर्व सबसे कम है, लेकिन गोल्ड की एक माइन आइडेंटिफाई की गई राजस्थान के अंदर, कहां पर? बांसवाड़ा में, ठीक है। अब ये बात क्या की है मैंने कि एक माइन आइडेंटिफाई की गई है, यानी अभी क्या हुआ है, सर्वे हुआ है, मैपिंग हुई है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो उसका एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। अगर इंडिया में कोई भी रिसोर्स मिलता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उस पर आगे काम होता है। सबसे पहले तो होता है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। बड़े बड़े सिविल इंजीनियर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट ये घूमते हैं, सर्वे करते हैं, जमीनों का अध्ययन करते हैं, फिर उसके सैंपल्स लेते हैं, फिर उस पर स्टडी करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कई बार किसी किसी रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है सर्विंग, मैपिंग, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव एस्टिमेशन। जैसा मैंने पहले ही बताया था, एक जगह का सर्वे किया, ये बांसवाड़ा गए राजस्थान में, सर्वे किया, सॉइल देखा, उसके अंदर से डिगिंग करके और मटेरियल निकाले, मेटल्स को आइडेंटिफाई किया, कौन सी मेटल मिल रही है, इस मिट्टी के अंदर क्या है, इस सॉइल में क्या निकल रहा है। सर्वे, सर्वे टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। मैपिंग, रीजन, मैपिंग मतलब रीजन, किस रीजन में किस तरीके का मिनरल मिल रहा है। राजस्थान के वेस्टर्न पोर्शन में जो है लाइमस्टोन जिप्सम मिलता है, जिसका सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। राजस्थान के नॉर्थन एरिया में कॉपर निकलता है, खेतड़ी। राजस्थान के वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न जो सदर्न साइड है, वहां से जिंक और लेड निकलता है, पूरे भारत का 90%, उदयपुर से जिंक देबारी, ठीक है ना। और राजस्थान का जो ईस्टर्न साइड है वहां से निकलते हैं विंध्याचल रेंज से, जो है आपकी ब्लैक सॉइल डोमिनेटेड पाई जाती है। तो हर रीजन का अलग है। तो सर्वेइंग, मैपिंग, मैपिंग मतलब रीजन। उसके बाद कितने हजार टन यहाँ पर भंडार मिले, अक्सर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि भारत के एक कर्नाटका में 10,000 टन के यूरेनियम की जो है वो खोज हुई, अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ है। इट इज नॉट अ डेवलप्ड रिसोर्स, इट इज बेसिकली आइडेंटिफाइड एज अ रिसोर्स। क्लियर? तो ये तो पहला स्टेप हो गया रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन का। उसके बाद प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब जो वो रीजन है जहां वो आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है, वहां पर कोई बड़ी कंपनी आएगी, प्लांट लगाएगी, ठीक है। प्लांट लगाने के बाद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे उस मिनरल को वहां से निकाला जाएगा, एक्सेस किया जाएगा। क्लियर? तो प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, इसको एक वर्ड में समझो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। टिस्को जमशेदपुर गई, जमशेदपुर में प्लांट लगाया, पानी का अवेलेबिलिटी देखी, रेलवेज डेवलप किए गए, रोडवेज डेवलप किए गए, प्लांट बनाया गया, एम्प्लॉयज को लाया गया, एम्प्लॉयज के लिए घर बनाए गए, वहीं रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी एम्बेड की गई, कंट्रीज वेस्टर्न कंट्री से टेक्नोलॉजी ली गई आयरन से स्टील बनाने की, और फिर टिस्को वहां पर काम कर रहा है। प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। क्लियर? नाउ नेशनल डेवलपमेंट विद रिसोर्स प्लानिंग। अब ये जो प्लांट बन गया है, रिसोर्स जनरेट हो गया है, इसका कंट्री के अंदर कितना इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका पार्ट होगा, उसके लिए क्या स्कीम बनाई जाएगी, और इन रिसोर्सेज को किस किस को देना है, पब्लिक सेक्टर को देना है, प्राइवेट सेक्टर को देना है, इसको बांटना है, रिसोर्सेज में स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांटना है, वो सारी चीज। तो बेसिकली इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू आइडेंटिफाई एनी रिसोर्स एज अ मीडियम ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी रिसोर्स को डेवलपमेंट के स्टेज पर लाते लाते इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? तो ये एक सेक्शन आता है अलग से, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्लियर? नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे हमने बात किया था कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा यूज करते हैं कि एक समय पर किसी किसी जगह पर रिसोर्स ही खत्म होने को आ जाए।
आप अक्सर अपनी बुक्स में, स्कूल की बुक्स में या अपने बुक्स में आप देखते हो पीछे कई बार मैसेज होते हैं, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव रिसोर्सेज, है ना। तो वो क्यों दिए जाते हैं स्कूल्स की बुक्स में या करिकुलम में? ये चीज़ आज से नहीं है, जब मैं छोटा था स्कूल में तब स्लोगन्स चलते थे, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा दोहन इन चीज़ों का होता था। नई नई टेक्नोलॉजीज थी, नई नई इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, नई नई इलेक्ट्रिसिटीज़ के कन्वेंशन हो रहे थे। और पानी जो समय ये जो एक लिंकिंग, रिवर्स को लिंक कर कर कैनल्स की तरह से पानी लाओ, ये सब नहीं होता था। राजस्थान जैसे स्टेट में सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी हमेशा लिखा होता था, क्योंकि वहाँ डेफिशिएंसी है दोनों चीज़ों की। जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है उसको प्रिजर्व करना होगा, उसको सस्टेनेबल यूज करना होगा। क्लियर? आज विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है, अब वाटर का यूज इलेक्ट्रिसिटी में भी हो रहा है, तो पीने की जगह इलेक्ट्रिसिटी में बन रहा है। तो डेफिनेटली सी बात है कि वाटर का यूज जो है वो जो इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है। और भारत के पास ग्राउंड वाटर के सोर्स भी कम है, फ्रेश वाटर के सोर्स भी कम है, और भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, प्लस उसमें हम 130 करोड़ भाई बहन है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इतना ज्यादा प्रेशर है रिसोर्सेज पे कि अगर उनको जस्टिफाई मैनर में अगर वो चीज नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हम उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो हमारे जो बहुत सारे जो जैसे सबसे बड़े हमारे महात्मा गांधी जी का जो फिलॉसफी था, वो हमेशा कहते थे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे पुराना सिस्टम है, जैसे कि कहीं पर लकड़ी पर आधारित कार्य हो रहा है कि घर में साड़ी बन रही है, बनारसी साड़ी हो गई या कोटा डोरिया हो गई या कांचीवरम हो गई, छोटी इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग जो कि किसी व्यक्ति का अपने घर में सेटअप है या एग्रीकल्चर पे वो आधारित है, कपास पे वो आधारित है, वो उसी का काम करे। मॉडर्नाइजेशन पे ना जाए, मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, जो गांधी जी का व्यू था, और वो वास्तव में सच भी है। अगर आप आज देखो, अगर आज हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स एक बहुत बड़ी क्रांति है, लेकिन कंप्यूटर की वजह से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए ये भी हम जानते हैं। कैसे? टैली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का। पहले अकाउंटेंट्स रखे जाते थे बही खाता, ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने के लिए। एक आदमी की जरूरत होती थी हर पूरा ट्रांजेक्शन नोट करने के लिए। जब से कंप्यूटर्स आए, 3-4 लोगों का काम एक ही कंप्यूटर कर देता है। प्लस मॉनिटरिंग के लिए कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरास, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ आपको, अगर आप डेवलप किए, आपने स्टडीज की, तो आप उसके साथ पैरेलल चल रहे हो। लेकिन एक आम बड़ी कॉमन पब्लिक जो है वो उस हाई टेक एनवायरनमेंट से नहीं जुड़ी है और वो पीछे छूट जाती है। तो कई बार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो गांधी जी का जो एक जो ऑब्जेक्टिव था कि आप कम यूज करो, रिसोर्सेज को जस्टिफाई मैनर में यूज करो और नई टेक्नोलॉजी को यूज करो, लेकिन उस पर डिपेंडेंट ना बनो। ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले जो बुक के अंदर आपको 2 एग्जांपल दिए गए हैं, एक तो है कि क्लब ऑफ रोम, एक गांधी जी का स्टेटमेंट भी आ जाता है कि हु सेड देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इतना तो है कि सबकी जरूरतें पूरी हो जाए, पर इतना भी नहीं है कि लालच तुम्हारा बढ़ता जाए और रिसोर्सेज बहुत सारे उसी अकॉर्डिंग आते जाए। ठीक है? स्टेटमेंट याद रखना बोर्ड के लिए। क्लब ऑफ रोम, इटली। क्लब ऑफ रोम एक ऐसा पहला ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस के कॉन्सेप्ट को काम किया, R3 यानी सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्लब ऑफ रोम। ठीक है? 1968 में सोसाइटी बनाई गई थी जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया सबसे पहले ओरिजिनेट किया। क्लियर? नाउ इन 1974 गांधीयन फिलॉसफी, गांधी जी की इसी आइडियोलॉजी पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज, गांव का विकास, पंचायत का विकास, लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसी आधार पर एक बुक लिखी गई थी शुमाकर, E.H. शुमाकर द्वारा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी अपनी जरूरतों को कम रखें और उसी के अनुसार अपने रिसोर्सेज यूज करें और अपना डेवलपमेंट करें। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्लियर? ये बुक का नाम रखना शुमाकर, मैं दिखाऊंगा अभी किसने लिखी थी। देन कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ग्लोबल लेवल पे जो एक एक्सपोजर हुआ वो हुआ ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट 1987 में। ब्रुटलैंड कमीशन आया जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसीजर दिया जिसमें नए रिसोर्सेज पे काम करो, कन्वेंशनल रिसोर्सेज को छोड़कर कन्वेंशनल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करो फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो दैट इज डेवलपमेंट फॉर आर कॉमन फ्यूचर। इनकी एक बुक, एक थीसिस पब्लिश हुई थी, आर कॉमन फ्यूचर, विच इज बेस्ड ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्लस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोनों का ही होना जरूरी है। क्लियर? तो 50 इयर्स ऑफ क्लब ऑफ रोम 1968 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। क्लब ऑफ रोम के बारे में आप जाके पढ़ सकते हो, नॉलेज अगर लेना चाहो तो, नहीं लेना चाहो तो इतना ही याद बहुत है। देन ये माइकल शुमाकर, सॉरी गलती बोल गया मैं, E.F. शुमाकर। माइकल शुमाकर तो फार्मूला 1 रेसर है, ठीक है ना, फरारी चलाते हैं। तो E.F. शुमाकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल लिखी थी, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट फॉर द पीपल, कॉमन मैन। गांधी जी भी आप देख सकते हो बीच में, उन्होंने अपनी बुक पे उनको जगह दी थी, क्योंकि गांधीयन इंडस्ट्रियलाइजेशन का आप यहाँ देख सकते हो प्रमोशन है, प्लस फ्लोरा एंड फोना का भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी है। ये क्या दिखाती है बुक का कवर पेज कि कैसे बैलेंस हो, कैसे बैलेंस रखा जाए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर, आप कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दें। क्लियर? तो ये यहां तक का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, उसी के ऊपर हमने इस बात को की और इसी ऊपर आधारित हमने इन बातों को किया। अब
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आज देखेंगे, लैंड रिसोर्सेज, क्योंकि जमीन वो बेसिक चीज है जिस पे डेवलपमेंट होता है, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो आपका डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, हाईवे हो, एग्रीकल्चर हो, हर व्यक्ति के पास लैंड एज एन एसेट, एज एन इंपॉर्टेंट बेस होनी चाहिए। क्लियर? तो ये जो लैंड है, ये जो एसेट है, ये हर व्यक्ति के लिए यूजफुल है। अब कोई भी जमीन जो आप देखते हो अपनी आंखों से, कई बार आप हर चीज देखते हो उसी के ऊपर बेस्ड है, चाहे ओशंस भी हैं तो उनका तल भी जमीनी है, चाहे पहाड़ है तो उनका तल भी जमीन है, चाहे रिवर जिस एरिया में बह रही है वो भी जमीनी है, जंगल जो है वो भी जमीन है। तो भारत का कितना प्रतिशत लैंड एरिया अलग अलग चीजों में विभाजित है, ये क्वेश्चन आता है स्टेज 1 में और 2 में। स्टेज 1 में ज्यादा आता है। 30% जो लैंड एरिया है इंडिया का, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग माउंटेन्स, हिमालयाज, अरावलीज, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरीज, अनामलाई हिल्स, जवाई हिल्स, बहुत सारे जहां पर हिल एरिया है। बेसिकली इन हिल एरियाज को नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज माना जाता है, सो दे आर नॉट जनरेटिंग एनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी पोर्शन। 43% प्लेन्स, जो प्लेन्स हैं, जो सपाट एरिया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल का जो पूरा एक फ्लैट एरिया है वो इस चीज में जाता है। क्लियर? 27% इज प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब पठारी, पठार का जो क्षेत्र है, पठारी जो एरिया है वो पूरा इसी पर बेस्ड है, जैसे कि साउथ का जो पठार है। ठीक है, तो ये भारत का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसपे जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो कंसंट्रेटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप हुआ है उस जगह पर, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एरिया को कवर करता है। तो जमीन सबसे बेसिक एसेट है, सबसे बेसिक एसेट। मुझे भी अगर डेवलपमेंट चाहिए तो मेरे को मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए, मेरे को एग्रीकल्चर के लिए जमीन चाहिए। क्लियर? अब लैंड का यूटिलाइजेशन भारत में क्या है? ये है यूटिलाइजेशन, ये है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर, यूटिलाइजेशन खेती में, माइनिंग में, प्रोडक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे ये टोटली हम एग्रीकल्चर के केस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्यों दिया है एग्रीकल्चर के केस में इस चैप्टर में पता नहीं, बट उसको हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है, हमें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। फॉरेस्ट, जंगलों की जमीन छोड़ के, पहला कैटेगरी तो फॉरेस्ट, लैंड पे जो फॉरेस्ट है जिसपे आदिवासियों की जनजाति बाहुल्य की जीवन डिपेंड करता है, तो फॉरेस्ट एक पहला पॉइंट। ठीक है, वैसे तो भारत के केवल 21% एरिया पर ही फॉरेस्ट है, होना 33 पे चाहिए, बट फॉरेस्ट और एफॉरेस्टेशन में डिफरेंस है, बताऊंगा मैं। बैरन लैंड, वो जमीन जो बेकार है, डेजर्ट हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गए, जहां से एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, खेती नहीं हो सकती, अनुपयोगी है, वो जमीन अनुपयोगी है, बैरन है, बंजर है, डेजर्ट, वो जमीन वेस्ट। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर यूज, जहां पर रोड्स हैं, रेलवे के ट्रैक बन चुके हैं, रोड बन चुके हैं, हाईवेज निकल चुके हैं, ठीक है, जहां पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, वो जमीन अब वेस्ट। ठीक है, वो जमीन नॉन एग्रीकल्चर यूज, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो, अनकल्टिवेटेड ऐसी जमीन जिसपे खेती नहीं हो रही है, फैलो को छोड़ के। अब फैलो क्या होती है? खेती में फैलो जमीन उसको कहा जाता है, फैलो लैंड, जिसपे अगले साल तक खेती की थी लेकिन इस साल छोड़ दिया, हो सकता है 2 साल भी छोड़ दे, फिर वापस खेती कर ले, मतलब उसका इंक्लूडमेंट इन्वॉल्वमेंट तो है एग्रीकल्चर में, बट रेगुलर नहीं हो रहा है, फैलो। ठीक है, अब अनकल्टिवेटेड में जिसपे खेती नहीं की जा रही है, चारागाह, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स। कई बार कुछ जमीन ऐसी होती हैं जो चारागाह होती हैं, जहाँ पर घास उगती हैं, बड़ी बड़ी घासें होती हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, जहाँ जानवर चराई करते हैं फ्री में, ओपन ग्रासलैंड होते हैं, किसी खेती में इंक्लूड नहीं हो रहा है या उसको अभी तक खेती में इंक्लूड नहीं किया गया है। कई बार आबादी बढ़ती है तो ग्रासलैंड्स भी इंक्लूड कर लेते हैं, सफाई करके आबादी उस पर खेती करना शुरू करती है। ठीक है, लैंड्स उसके अंदर आ जाता है, तो परमानेंट ग्रेजिंग ग्राउंड्स। लैंड अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन दी नेट सोन एरिया, वो एरिया जिसपे फॉरेस्टेशन किया जा रहा हो या एफॉरेस्टेशन किया जा रहा हो, सरकार कर रही हो वृक्षारोपण या जंगल को, मतलब जो जिसको बोलते हैं ना एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, वो चलाए जा रहे हो। ठीक है, तो वो भी हो गई। क्वेश्चन आता है यहाँ से, कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द ईयर 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जैसा मैंने बताया था कि जब अति दोहन किसी जमीन का किया जाता है, धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अब जो गरीब किसान है, जिसके पास सॉइल फर्टिलाइजर या इरिगेशन के लिए पानी नहीं है या वो पंप नहीं ले सकता, वो क्या करता है, ऐसी जमीन को कुछ समय तक छोड़ देता है। ठीक है, लगातार 10-15 साल खेती करी, अब उस पर से पैदावार कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो रहा है धीरे धीरे, तो उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया। तो ऐसी जमीन जिसपे 5-6 साल से अब प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कल्चरेबल वेस्ट। इसको बिल्कुल ऐसे मान लो कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक लैंड एरिया है, इस पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। ठीक है, ये हो गई कल्चरेबल वेस्ट लैंड, इसको 5 साल के लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब
करंट फैलो, अब करंट फैलो क्या होती है? करंट फैलो मान लो कि ये वाला एरिया जो है ये करंट फैलो है, लास्ट ईयर 2019 में इसमें खेती की गई थी, 2020 में छोड़ दी गई ताकि इसकी फर्टिलिटी वापस बने, डेवलप हो, टील करके छोड़ दिया और 2022 में फिर से इस पे खेती की जाएगी, तब इसको वापस इंक्लूड कर लिया जाएगा नेट सोन एरिया में। टोटल जो प्रोडक्शन एक साल में भारत के सभी जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर क्रॉप हुई है उसको इंक्लूड में, जितनी क्रॉप हुई है वो सब खेतों पे ही हुई होगी, लैंड पे ही हुई होगी, तो नेट सोवन एरिया उसको कहा जाता है। क्लियर नाउ? तो करंट फैलो जो होता है उसमें एक साल होता है, कल्चरेबल में होता है 5 ईयर्स, यही डिफरेंस आपको याद रखना, यही क्वेश्चन में आता है। क्लियर? अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर। ठीक है, तो फैलो के लिए आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वेस्ट मतलब वो जमीन पे अब प्रोडक्शन होगा ही नहीं, उसको इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा। फैलो मतलब जिसको एक साल के लिए छोड़ा गया है, करंट फैलो, करंट फैलो एक साल के लिए छोड़ा गया है और फिर उसको इंक्लूड किया जाएगा, करंट वर्ड से इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपने यहाँ, ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ देखा था, इसी के बेसिस पे नेट सोन एरिया, और मैं आपको बताऊंगा कल इसको वापस शुरू करेंगे हम, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब अगर मैं आपको कहता हूं कि भारत में 30,331 मीट्रिक टन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है, वीट प्रोड्यूस हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है जो नेट सोन एरिया है वो ये है। और नेट सोन एरिया अगर मैं कहूँ कि इंडिया के लैंड एरिया का 60% है, यानी भारत की जमीनों पर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कल्चरेबल वेस्ट लैंड को छोड़ के, फैलो को छोड़ के, इस साल जो प्रोडक्शन हुआ है 2021 में वो हुआ है नेट सोन एरिया ये। ठीक है, ऑन 60% ऑफ लैंड, जहां से पैदावार हुई वो। कल्चरेबल छोड़ दो, करंट फैलो छोड़ दो और दूसरी वेस्टलैंड छोड़ दो। क्लियर? तो ये था हमारा नेट सोन एरिया, कल्चरेबल वेस्टलैंड, करंट फैलो, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड। इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं और इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने पढ़े थे लैंड एज रिसोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं रिसोर्सेज, लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फर्स्ट एफर्ट्स कहाँ से हुए, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है, एजेंडा 21 क्या है, ये सब हमें याद रखने हैं, रिवाइज करने हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर का लेक्चर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने आज कुछ टॉपिक्स पढ़े। कीप लर्निंग फ्रॉम दिस सोर्सेज। मोशन एजुकेशन फाउंडेशन के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।